हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं विवेक एकेडमी अकाउंटिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है मांग की लोच, ठीक है ना। और हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे इसके थ्योरीज़ वगैरह जो हैं, ठीक है ना। मेन टॉपिक्स जो हैं जैसे कि मांग की लोच की परिभाषा, ठीक है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले राइटर, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसकी अर्थ देखेंगे कि इसके अर्थ में है क्या चीज़। तो मांग की लोच की अवधारणा, ठीक है ना, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल द्वारा प्रतिपादित की गई है। मांग की लोच किसी वस्तु के मूल्य में एक निश्चित परिवर्तन के उत्तर में उसकी मांग में होने वाले परिवर्तन की माप है, ठीक है ना। व्यापार में मांग की लोच शब्द का प्रयोग मांग की कीमत लोच के लिए होता है। ओके, उसके बाद इसमें क्या कह रहा है, क्योंकि मांग में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन के कारण ही होता है, ठीक है ना। इसके राइटर्स देखते हैं किस किस ने इसमें डेफिनेशन दी है, ठीक है ना। तो पहला राइटर हमारा प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, ठीक है ना। पहला राइटर हमारा प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, ठीक है ना। ये क्या इन्होंने इसके अंदर क्या डेफिनेशन दी है मांग की लोच की, कि किसी वस्तु की मांग की लोच अधिक या कम तब कही जाएगी जब मूल्य में एक निश्चित कमी होने पर उसकी मांग में अधिक या कम वृद्धि होती है, ठीक है ना। और मूल्य में एक निश्चित वृद्धि होने पर मांग में अधिक या थोड़ी कमी होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, विपरीत संबंध होता है मांग में और कीमत में, ठीक है ना। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं इसकी। नेक्स्ट राइटर है हमारे प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार, देखते हैं हम इनकी डेफिनेशन कि किसी वस्तु के मूल्य, ठीक है ना। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार हम देख रहे हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में एक निश्चित परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग में जितने प्रतिशत परिवर्तन होगा उसे मांग की लोच कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको एक बार और हम देखते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में एक निश्चित प्रतिशत परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग में जितने प्रतिशत परिवर्तन होगा उसे मांग की लोच कहते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखते हैं कैनियर्स क्रॉस के अनुसार, देखते हैं हमारा तीसरा राइटर है, ये क्या बोलते हैं मांग की लोच की डेफिनेशन में। किसी वस्तु की मांग की लोच वह दर है, किसी वस्तु की मांग की लोच वह दर है जिस पर मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट राइटर देखते हैं हम श्रीमती जॉन रॉबिन्स के अनुसार, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है वो देखते हैं मांग की लोच की, ठीक है ना। तो मांग की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के फलस्वरूप क्रय की गई मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन की कीमत के अनुपातिक से भाग देने पर प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो ये अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है ये हमारी है मांग की परिभाषा है, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इसके अंदर मांग के नियम एवं मांग की लोच में अंतर, ठीक है ना। सबसे पहले हम मांग का नियम देखते हैं कि मांग का नियम होता क्या है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अब मांग की लोच का, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है ना। देखो पहला क्या कह रहा है, मांग का नियम यह है तो स्पष्ट करता है कि मूल्य में वृद्धि होने पर मांग की वृद्धि होने पर मांग कम हो जाती है, ठीक है ना। मांग का नियम क्या कहता है कि अगर मूल्य में वृद्धि होती है तो मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और मूल्य घटने पर मांग बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसमें उल्टा से संबंध होता है, मांग बढ़ेगी तो मूल्य कम होगा, मूल्य बढ़ेगा तो मांग कम होगी, ठीक है ना। परंतु इस नियम के द्वारा यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि मूल्य में एक निश्चित परिवर्तन होने से मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। अर्थात यह नियम हमें मूल्य परिवर्तनों के परिणामस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तनों की मात्रा या दर के संबंध में कोई जानकारी नहीं देता है। इस बात को जानने के लिए ही अर्थशास्त्रियों ने मांग की लोच का विचार प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। तो यहाँ अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है ये था मांग का नियम। मांग का नियम क्या होता है कि अगर हमारा मूल्य बढ़ रहा है तो मात्रा कम होगी, मांग कम होगी, मतलब उस चीज़ की। अगर मांग बढ़ रही है तो मूल्य कम होगा, ठीक है ना। लेकिन हम इस चीज़ से यह
निश्चित नहीं कर सकते कि कितने प्रतिशत बढ़ रहा है, कितना प्रतिशत दर में कम हो रहा है ये चीज़, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर ही है मंकी लोच। ये क्या बोलती है मंकी लोच? एक प्रकार का मापक है जो कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन की ओर संकेत करता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, इसका एक हम एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या कह रहा है। उदाहरण के लिए मनुष्य का शरीर गर्म होने पर प्राय यह कहा जा सकता है कि वह बुखार से पीड़ित है, परंतु थर्मामीटर की सहायता से यह पता चलता है कि उसे बुखार कितना है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार मांग का नियम केवल मूल्य और मांग के विपरीत संबंध को स्पष्ट करता है, परंतु मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन को मापने का कार्य मांग की लोच के द्वारा संपन्न किया जाता है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब दोनों टॉपिक हम समझ चुके हैं, मांग का नियम और मांग की लोच। अब इनके बीच में जो भी हमारा डिफरेंस है, अंतर है, वो चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। देखो पहला टॉपिक देखो हमारा क्या कह रहा है, ठीक है ना। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, ठीक है ना। कैसा कथन है ये? गुणात्मक। जो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में होने वाले परिवर्तन की दिशा का बोध करता है, ठीक है ना। जो भी हमारी दिशा में मतलब जो भी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, चाहे वो मात्रा में हो रहा हो, चाहे उस वस्तु की कीमत में हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, लेकिन उसकी दिशा का बोध कराएगा। जबकि मांग की लोच क्या कह रही है यहाँ पर? एक परिणात्मक कथन है, ठीक है ना। मांग की लोच क्या है? परिणात्मक कथन है। और मांग का नियम कैसा है? गुणात्मक कथन है, जो मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की मात्रा प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका देखो टॉपिक क्या कह रहा है। मांग का नियम सामान्य दशाओं में सदैव कीमत और मांग के विपरीत संबंध का सूचक है, जबकि मांग की लोच धनात्मक होती है, ठीक है। मांग की लोच कैसी होती है? धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है, ठीक है ना, ये चीज़। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है मांग की लोच को मापने की विधियाँ, या मांग की कीमत लोच को मापने की रीतियाँ, ठीक है ना। दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। इसके अंदर हम देखते हैं अर्थशास्त्रियों ने मांग की लोच को मापने की विभिन्न पद्धतियों का उल्लेख किया है, ठीक है ना, ये तो हमें पता है। और प्रोफेसर मार्शल क्या बोल रहे हैं? प्रोफेसर मार्शल ने मांग की लोच को कुल व रीति से मापा है। किससे मापा है? कुल व रीति। प्रोफेसर फ्लक्स ने प्रतिशत रीति का प्रयोग किया है। इन्होंने कौन सी रीति लगाई है? प्रोफेसर फ्लक्स ने प्रतिशत रीति। श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने कौन सी लगाई है? अनुपातिक पद्धति का प्रयोग किया है। हमारे 3 राइटर हैं और तीनों ने अलग अलग पद्धति का प्रयोग किया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। और इसके अंदर हम देख रहे हैं निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया गया है? नंबर 1 है कुल व्यय रीति। नंबर 2 अनुपातिक या प्रतिशत रीति। नंबर 3 चाप रीति नंबर 3 चाप रीति और नंबर 4 बिंदु रीति, ठीक है ना। तो हम पहले वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, कुल व्यय रीति को, ठीक है ना, टोटल वाले को, ठीक है ना। तो पहला है प्रोफेसर मार्शल द्वारा प्रतिपादित। ये क्या बोल रहे हैं? इस विधि के अंतर्गत मूल्य परिवर्तन से पहले और मूल्य परिवर्तन के बाद, ठीक है ना, मूल्य परिवर्तन से पहले और मूल्य परिवर्तन के बाद में कुल व्यय के परिवर्तनों की तुलना करके संबंध प्रस्तुत की मांग की लोच का अनुमान लगाया जा सकता है। इसका फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला को हम सब याद रखेंगे। कौन सा है? कुल व्यय बराबर कीमत गुणा मांग की मात्रा, ठीक है ना। नंबर 2 देखते हैं। इसके अंदर उन्होंने 3 प्रकार से मांग की लोच को उन्होंने 3 प्रकार से व्यक्त किया गया है। नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। मांग की लोच इकाई से अधिक। जब मांग की लोच इकाई से अधिक होती है तो कैसे करेंगे? जब मूल्य में कमी होने पर वस्तु की मांग में इतनी अधिक वृद्धि हो जाए कि उस पर होने वाले कुल व्यय की राशि बढ़ जाए, ठीक है ना। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे कुछ देर बाद। हम अभी पहले थ्योरी डिस्कस करते हैं इसकी, ठीक है ना। कुछ देर बाद हम एग्जाम्पल से समझेंगे और हो जाए कि उस पर होने वाले कुल व्यय की राशि बढ़ जाए
और मूल्य में वृद्धि होने पर मांग की मात्रा इतनी कम हो जाए कि उस पर होने वाले कुल व्यय की राशि घट जाए। ठीक है ना। मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, ये आपको पता है। मांग की लोच किससे होती है? इकाई से अधिक होती है मांग की लोच। ठीक है ना। उसके बाद इस दशा में मूल्य परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन विपरीत दिशा में और अधिक अनुपात में होता है। ठीक है ना। इसका हम अगर एग्जाम्पल देखें तो यदि चीज़ देखते हैं हम, ये आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे इसका। ठीक है ना। सबसे पहला हमारा है केले की मात्रा, केले की कीमत रुपए में, फिर केले की मांगी गई मात्रा दर्जन में और कुल व्यय। ठीक है ना। ये चीज़ हम आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर। पहला है 8% प्रति दर। ठीक है ना। ये हमें 8% प्रति दर मिल रहा है और इसके दर्जनों की संख्या कितनी है? 10 रुपये। और कितना हो गया? हम इसकी दोनों की गुणा कर देंगे तो 100। ये हो जाएगा मेरा 80 रुपये। ठीक है ना। 80 रुपये मेरा ये हो जाएगा। नेक्स्ट 4 रुपये अगर मेरी केले की कीमत है और मैंने मांगी गई दर्जन में 25, तो मेरा कितने रुपये हो जाएगा? 25 होगा 100 रुपये। ठीक है ना। नेक्स्ट 16 रुपये अगर प्रति दर्जन है और मैंने 4 केले मांगे तो 16 चौका 64। ठीक है ना। तो आप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है या फिर हमारा टॉपिक है मांग की लोच इकाई के बराबर। ये इकाई के बराबर है और पहली कौन सी थी? इकाई से अधिक। ये इकाई के बराबर है। इसको डिस्कस करते हैं हम। जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, कमी या वृद्धि होने पर भी कुल व्यय की रकम यथास्थित रहती है, अर्थात वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से मांग में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि कुल व्यय समान रहे, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। ठीक है ना। ये चीज़ इसका भी अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है ना। और हम नंबर 3 टॉपिक देखते हैं, इसका क्या कह रहा है। मांग का नियम केवल कीमत वस्तु के संबंध को स्पष्ट करता है, जबकि मांग की लोच के द्वारा संबंधित वस्तु आदि में होने वाले परिवर्तन को भी माप करना संभव है। ठीक है ना। ये चीज़। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मांग की लोच की विभिन्न अवधारणाएं। ठीक है ना। मतलब कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, ये चीज़ हम देखेंगे। मांग की लोच के प्रकार। ठीक है ना। वस्तु की मांग को अनेक तत्वों से प्रभावित करते हैं, अतः प्रत्येक तत्व के आधार पर मांग की लोच हो सकती है। ठीक है ना। किसी कंडीशन में ठीक है ना। परंतु व्यवहार में देखा जाता है कि कुछ तत्व तो ऐसे हैं कि मांग पर प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है, अतः व्यवहारिक दृष्टि से केवल उन्हीं तत्वों की मांग की लोच मापा जा सकता है जो वस्तु की मांग को अधिक प्रभावित करते हैं। इस दृष्टि से मांग की लोच निम्न प्रकार हो सकती है। ठीक है ना। नंबर 1 पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। मांग की कीमत लोच। नंबर 2 मांग की आय लोच। नंबर 3 मांग की आड़ी लोच। और नंबर 4 मांग की विज्ञापन लोच। ठीक है ना। आगे देखते हैं मांग की कीमत लोच। ठीक है। मांग की कीमत लोच में क्या कह रहा है? मांग की लोच शब्द का प्रयोग मांग की कीमत लोच के लिए किया जाता है। यह मांग और कीमत के आपसी संबंध को प्रदर्शित करते हैं। इसके द्वारा कीमत में होने वाले परिवर्तन के उत्तर में मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। इसकी गणना करते समय यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि एवं अन्य सभी वस्तुएं के मूल्य इस तरह हैं। इसे ईपी या ईडी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मांग की लोच जो होती है हम किससे करेंगे? इसे ईपी या ईडी से प्रदर्शित कर देंगे इसे। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है ना। तो मतलब इसको ना फॉर्मूले से ही प्रदर्शित कर दिया गया है। कौन सा फॉर्मूला है? मांग की लोच। मांग की लोच ईपी या ईडी भी कर सकते हैं, हम ईपी भी कर सकते हैं
या ईडी भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मांग की मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे मांग कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ठीक है ना। जितना भी हमारा होगा चेंजेस, तो वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है ना। तो अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।